आईपीएल के शुरुआती दिनों से ही एक टीम है जो हेडलाइंस में रही है, सिर्फ अपने बैटिंग, ग्लैमर और फैन बेस के लिए नहीं बल्कि अपने अनबिलीवेबल डिसीजंस के लिए भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, एक टीम जो हर साल फैंस की दिल जीत लेती है पर ट्रॉफी नहीं। अब सोचो, दुनिया के बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे लेजेंड्स एक ही टीम में हो, क्रिस गेल अपने पीक पे हो, फिर भी ट्रॉफी एक भी नहीं। भाई ये तो वैसे है जैसे रोल्स रॉयस चला के डोमिनोज पिज्जा डिलीवर करना, दिखावा ज्यादा, रिजल्ट जीरो। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, आरसीबी फैंस का जुनून अनमैच्ड है। हर साल वो होप लेके आते हैं इस साल कप नम दे, और हर साल ये होप तोड़ दी जाती है। पर सवाल ये है, क्या फैंस का दिल टूटने का असली रीजन टीम का बैड लक है या मैनेजमेंट की बैड डिसीजंस? ऑक्शन के वक्त मिलियंस ऑफ रुपीज की डील्स होती है, लेकिन आरसीबी का मैनेजमेंट ऐसे प्लेयर्स को रिलीज करता है जो बाद में दूसरी टीम्स के मैच विनर्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 2018 से 2025 तक देख लो। अगर आरसीबी केएल राहुल, यूजी चहल और मोहम्मद सिराज को रिटेन करती तो एमआई के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर आरसीबी का होता। और सिर्फ प्लेयर्स की बात नहीं है, मैनेजमेंट का भी सीन अजीब रहा है। एक साल किसी और का स्ट्रेटेजी होता है, अगले साल किसी और का। कोचेस और डायरेक्टर्स का आना जाना तो इतना रेगुलर है कि लगता है मैनेजमेंट का मोटो है नई सोच के साथ नई गलतियां करो। फिर आती है बात बॉलिंग की। डेथ बॉलिंग तो जैसे आरसीबी के लिए भूत है जो हर साल वापस आता है। एक से एक ब्रिलियंट बैटिंग लाइनअप सेट करते हैं, पर बॉलिंग ऐसी कि हर अपोजिशन को फ्री में बैटिंग प्रैक्टिस करवा दे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक डीप डाइव इनटू द डिजास्टर्स मैनेजमेंट डिसीजंस ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो आरसीबी को आईपीएल का वन ऑफ द इनकंसिस्टेंट टीम बनाते हैं। कौन से प्लेयर्स रिलीज करना सबसे बड़ी गलती थी, मैनेजमेंट की कौन सी स्ट्रेटेजीज उल्टी पड़ गई। अब चलते हैं आईपीएल के पहले चैप्टर की तरफ। 2008 से 2010 तक का वो समय जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के बजाय एक गलत शुरुआत कर बैठी थी। 2008 आईपीएल का पहला साल हर टीम के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अपने आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने की, और आरसीबी की ओनरशिप विजय माल्या की लीडरशिप में कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए तैयार थी। बॉलिंग यूनिट में बिग नेम्स जैसे अनिल कुंबले और जहीर खान थे, लेकिन उनका इम्पैक्ट लिमिटेड था। कुंबले ने 8 मैचेस में 7 विकेट्स लिए एट ए इकोनॉमी ऑफ 6.9 और जहीर खान ने 8 मैचेस में 8 विकेट्स लिए एट एन इकोनॉमी ऑफ 8.5। और ये बात और भी सरप्राइजिंग बन जाती है जब आप रॉस टेलर को देखते हैं, एक पावर हिटर जिसमें टी20 का डीएनए था। 2008 आईपीएल में रॉस टेलर ने लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के बावजूद 9 मैचेस में सिर्फ 149 रन्स बनाए एट ए स्ट्राइक रेट ऑफ 133 इंक्लूडिंग सम मैच विनिंग नॉक्स। पर मैनेजमेंट उनको कंसिस्टेंटली यूटिलाइज करने में फेल हो गई। उन्हें लोअर ऑर्डर में भेजना या प्लेइंग 11 से ड्रॉप करना एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी था। फिर आता है 2009 का सीजन जो साउथ अफ्रीका में खेला गया। आरसीबी ने शुरुआत स्लो की, लेकिन मिड सीजन में उन्होंने अपने मिस्टेक्स काफी हद तक सुधारी। अनिल कुंबले को कैप्टेंसी दी गई और उन्होंने उनकी लीडरशिप से टीम में जान डाल दी। आरसीबी ने फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनी। फाइनल में आरसीबी डेक्कन चार्जर्स से 6 रन से हारी, पर एक बात क्लियर थी, टीम को एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन मिला था जिसमें बॉलिंग और बैटिंग दोनों बेहतर हुई थी। 2009 के बाद आरसीबी ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया, रॉस टेलर को रिलीज कर दिया। 2009 में टेलर का स्ट्राइक रेट था 141 और उन्होंने 11 मैचेस में 280 रन्स बनाए थे। टेलर के डिपार्चर के बाद उन्होंने डीडी और आरआर के लिए इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली, जबकि आरसीबी अपने मिडल ऑर्डर प्रॉब्लम से परेशान रही। पर यह एक पैटर्न था जो आरसीबी के साथ रिपीटेडली होता रहा, प्लेयर्स को रिलीज करना जो दूसरी टीम्स के लिए मैच विनर्स बन जाते हैं। 2010 में जैक कैलिस एक अलग ही जोन में थे। उन्होंने 16 मैचेस में 572 रन्स बनाए इंक्लूडिंग 6 हाफ सेंचुरीज, और यह सब उन्होंने किया एट एन एवरेज ऑफ 47.66। पर फिर वही बात, स्ट्राइक रेट सिर्फ 115 का था, जो एक ओपनिंग बैट्समैन के लिए काफी स्लो था। मैनेजमेंट कैलिस की कंसिस्टेंसी के पीछे लगी रही, लेकिन उनका स्लो पेस टीम के मिडिल ऑर्डर्स पर प्रेशर डालता रहा। जब टीम के पास ऑलरेडी एग्रेसिव प्लेयर्स नहीं है तो आप ऐसे प्लेयर्स को रिटेन करते हो जो स्ट्राइक रेट के मामले में सेफ खेलता हो। मिस मैनेजमेंट यहाँ भी क्लियरली दिख रहा था। आरसीबी ने अपने स्क्वाड में शिव नरेन चंद्रपॉल जैसे प्लेयर्स को रखा जो एक और टेस्ट क्रिकेट के मास्टर थे। टी20 क्रिकेट के लिए उनका इम्पैक्ट कम था। रॉबिन उथप्पा जैसे वर्सेटाइल प्लेयर को भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं मिला और उनका आईपीएल करियर दूसरी टीम्स में ग्रो हुआ। 2008 से 2010 तक आरसीबी के लिए बिगेस्ट लर्निंग ये होनी चाहिए थी, एक लॉन्ग टर्म विजन की कितनी जरूरत है। सिर्फ बिग नेम्स पे इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं
होता, आपको उन्हें T20 क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में इवेल्युएट करना पड़ता है। इन पहले 3 सीजन्स में आरसीबी ने मेनली 4 मिस्टेक्स की थी। मिस्टेक नंबर 1, राहुल द्रविड़ और जैक कैली जैसे प्लेयर्स पे ओवर रिलायंस। दे आर ग्रेट इन टेस्ट बट स्लो फॉर T20s। मिस्टेक नंबर 2, रॉस टेलर को रिलीज करना, ए नेचुरल T20 हिटर हु कुड हैव सॉल्व देयर मिडिल ऑर्डर इश्यूज। मिस्टेक नंबर 3, रॉबिन उथप्पा और अदर प्लेयर्स का मिसयूज। मिस्टेक नंबर 4, डेथ बॉलिंग को इग्नोर करना। 2011 से आरसीबी के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है, लेकिन ये चैप्टर जितना प्रॉमिसिंग लगता है उतने ही डिसअपॉइंटमेंट लेकर आता है। क्यों? क्योंकि आरसीबी का मैनेजमेंट अब भी अपने गलतियों से सीखने को तैयार नहीं था। 2011 में क्रिस गेल आरसीबी का हिस्सा बने और वो भी एक रिप्लेसमेंट के तौर पर। गेल को पहले केकेआर ने रिलीज कर दिया था और उन्हें आरसीबी ने एक इंजरी रिप्लेसमेंट के लिए लिया, और जैसे ही उन्होंने चिन्नास्वामी में अपना पहला मैच खेला, आईपीएल का पूरा लैंडस्केप बदल गया। आईपीएल 2011 में गेल ने 12 मैचेस में 608 रन्स बनाए एट एन स्ट्राइक रेट ऑफ 183। क्रिस गेल ने आरसीबी के लिए सिर्फ बैटिंग नहीं की, एक पूरा स्टेटमेंट दिया, गेल स्टॉर्म इज हियर। वो 2011 के टॉप स्कोरर बने और उन्होंने ऑरेंज कैप भी जीती। चिन्नास्वामी स्टेडियम उनके सिक्सेस के लिए छोटा लगता था। 2011 का सीजन आरसीबी के लिए एक ड्रीम था जो फाइनल में जाके एक नाइटमेयर बन गया। टीम ने लीग स्टेजेस में टॉप पोजीशन पे फिनिश किया, लेकिन फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट वो जीत नहीं पाते हैं। सीएसके ने 205 रन्स का टारगेट सेट किया और आरसीबी सिर्फ 147 रन्स बना पाई। क्रिस गेल जो पूरे सीजन में आरसीबी की स्टार रहे थे, फाइनल में सिर्फ 0 रन्स पे आउट हो गए। क्या ये प्रेशर था या स्ट्रेटेजी की कमी? पर एक बात तो क्लियर थी, आरसीबी की टीम सिर्फ गेल, कोहली और डिविलियर्स के आसपास घूम रही थी। बाकी प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन या तो लिमिटेड था या मैनेजमेंट उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाया। एक और चीज जो आरसीबी की स्ट्रेटेजी को क्वेश्चनेबल बनाती है वो है उनका इंडियन टैलेंट को इग्नोर करना। आईपीएल के पहले 6 सीजन्स तक उन्होंने सिर्फ एक ही इंडियन प्लेयर को कंसिस्टेंटली बैक किया। 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद आरसीबी ने उन्हें अपने स्क्वाड का पार्ट बनाया, लेकिन बाकी इंडियन प्लेयर्स को या तो छोटा रोल दिया गया या उन्हें रिलीज कर दिया गया। आरसीबी ने कोहली को जरूर सपोर्ट किया और उन्होंने उनका फेथ जस्टिफाई भी किया। 2013 में वो टीम के लीडिंग स्कोरर बने, लेकिन बाकी इंडियन प्लेयर्स के साथ क्या हुआ? केएल राहुल, रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, भुवनेश्वर कुमार, जहीर खान, ये सब आरसीबी का पार्ट थे, लेकिन उनको या तो छोड़ा गया या प्रॉपर बैकिंग नहीं दी गई। यही प्लेयर्स बाद में दूसरी टीम्स के मैच विनर्स बन गए। 2011 में आरसीबी ने एक और जीनियस मूव किया, एबी डिविलियर्स को अपने स्क्वाड का पार्ट बनाया, और एबी और गेल के कॉम्बिनेशन ने T20 क्रिकेट को रीडिफाइन कर दिया। अगर गेल तूफान था तो एबी एक 360 डिग्री की सुनामी थी। एबी और गेल का इम्पैक्ट पूरे आईपीएल में अनमैच्ड था, लेकिन एक बार फिर वही प्रॉब्लम सामने आई, आरसीबी का ओवर रिलायंस ऑन ए फ्यू प्लेयर्स। अगर ये 3 लुढ़क गए तो आरसीबी की पूरी बैटिंग कोलैप्स हो जाती थी। 2012 में आरसीबी का परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंसी से भरा रहा। टीम 5th पोजीशन पे फिनिश हुई और प्लेऑफ्स भी नहीं कर पाई। वजह, टीम के पास बैलेंस काफी मिसिंग था। 2012 आईपीएल में बॉलिंग वीक थी, डेथ बॉलिंग एक मेजर इशू था और आरसीबी कंसिस्टेंटली हाई टोटल्स डिफेंड नहीं कर पाई। मिडिल ऑर्डर रिलायबल नहीं था। 2012 आईपीएल एक वेकअप कॉल था कि सिर्फ स्टार प्लेयर से ही टीम नहीं बनती, लेकिन आरसीबी का मैनेजमेंट अब भी अपनी स्ट्रेटेजीज नहीं बदल रहा था। 2011 से 2013 तक अगर एक चीज कंसिस्टेंटली आरसीबी की वीकनेस रही तो वो थी उनकी वीक बॉलिंग यूनिट। टीम में वर्ल्ड क्लास बैट्समैन तो थे, लेकिन डेथ बॉलर्स पे कभी इन्वेस्ट नहीं किया। 2011 में आरसीबी की डेथ ओवर्स में इकोनॉमिक थी 10.8, सेकंड वर्स्ट इन लीग। 2012 में 11.4, वर्स्ट इन द लीग, और 2013 में 10.5, स्टिल इन बॉटम 3। डेथ बॉलिंग आईपीएल का एक की फैक्टर है, लेकिन आरसीबी मैनेजमेंट इसको कंसिस्टेंटली इग्नोर करता रहा। रिजल्ट हाई टोटल्स डिपेंड नहीं होते थे और क्लोज मैचेस हारते गए। यहाँ तक तो इस पीरियड में आरसीबी ने क्रिस गेल और विराट कोहली से डेथ ओवर्स करवाए थे। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी आरसीबी का ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन प्लेयर्स जैसे क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और मुथैया मुरलीधरन। अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो इंडियन कोर प्लेयर्स उनको सपोर्ट नहीं करते थे। टीम के पास इंडियन बॉलिंग का लैक था। हर्षल पटेल और अभिमन्यु मिथुन जैसे बॉलर्स को अपॉर्चुनिटीज दी गई, लेकिन उन्हें ग्रूम नहीं किया गया। 2011 से 2013 तक का पीरियड आरसीबी के लिए हाइस और लोज का मिक्स था। क्रिस
गेल और एबी की प्रेजेंस ने उन्हें टी20 क्रिकेट का पावर हाउस बनाया, लेकिन मैनेजमेंट का लैक ऑफ विजन उन्हें हर बार फेल करता रहा। 2013 के बाद आरसीबी एक नए फेज में एंटर करती है, जहां विराट कोहली कैप्टनसी का भार लेते हैं। लेकिन क्या ये लीडरशिप टीम की फॉर्चून्स बदलती है? अगले चैप्टर में पता चलेगा। 2014 से आरसीबी के लिए एक नए सफर की शुरुआत होती है। विराट कोहली टीम के फुल टाइम कैप्टन बनते हैं और एक्सपेक्टेशंस आसमान तक होती है। 2014 का आईपीएल ऑक्शन आरसीबी के लिए एक ब्लॉकबस्टर इवेंट था। टीम ने युवराज सिंह को रिकॉर्ड ब्रेकिंग 14 करोड़ में खरीदा, एक ऐसा मूव जो बोल्ड था लेकिन रिस्की भी। अब समझना यह है कि युवराज सिंह एक लेजेंड थे, लेकिन उनका रिसेंट फॉर्म खुद एक रेड फ्लैग था। 2014 ऑक्शन से पहले उनका इंटरनेशनल फॉर्म कैसा था? फ्रॉम 2012 टू 2014 युवी ने 19 ओडीआई मैचेस खेले और 283 रन्स बनाए एट एन एवरेज ऑफ 19 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 69। आरसीबी के लिए युवराज सिंह का सीजन थोड़ा बेटर था, 376 रन्स इन 14 मैचेस एट ए स्ट्राइक रेट ऑफ 135। लेकिन क्या वो 14 करोड़ जस्टिफाई करते थे? टीम बैलेंस खुद एक बड़ा सवाल बन गया। 2014 में 14 मैचेस में आरसीबी सिर्फ 5 मैचेस जीत पाई और लीग स्टेज में 7th पोजीशन पर फिनिश की। 2015 में एक बार फिर आरसीबी का बैटिंग ट्रायो क्रिस गेल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स स्पॉटलाइट में थे। एबी और गेल के फायरवर्क्स के साथ कोहली की कंसिस्टेंसी आरसीबी के प्लेऑफ्स तक ले गई, पर एक बार फिर वही इशू, बॉलिंग उन्हें डाउन करती रही। हर्षल पटेल, डेविड विजय और मिचेल स्टार्क का बॉलिंग अटैक इम्पैक्टफुल था, लेकिन डेथ बॉलिंग कंसिस्टेंटली हिट नहीं करती थी। 2015 में आरसीबी क्वालिफाइड 2 में एलिमिनेट हो गई। 2015 एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी था। अगर बॉलिंग थोड़ी और कंसिस्टेंट होती तो आरसीबी का पहला आईपीएल टाइटल हो सकता था। 2016 का आईपीएल सीजन विराट कोहली का एक गोल्डन ईयर था, एक ऐसा सीजन जो शायद किसी और प्लेयर के लिए इम्पॉसिबल हो। कोहली ने जो किया उसने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। 16 मैचेस, 973 रन्स, 152 का स्ट्राइक रेट और 4 सेंचुरीज। कोहली का यह सीजन एक मास्टरपीस था और उनके साथ एबी डिविलियर्स ने भी सपोर्ट किया विद 687 रन्स। क्रिस गेल ने स्लो स्टार्ट के बाद इम्पैक्ट दिखाया विद 227 रन्स इन लास्ट फ्यू मैचेस। फाइनल में एक बार फिर आरसीबी की बॉलिंग एक्सपोज हो गई। एसआरएच के वार्नर और कटिंग ने उनकी वीक डेथ बॉलिंग का फायदा उठाया और आरसीबी का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। 2017 का ऑक्शन आरसीबी के लिए एक और बोल्ड गैम्बल लेके आया। इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म पेसर ताइमल मिल्स को 12 करोड़ में खरीदा गया, पर क्या ये पैसा वर्थ था? मिल्स ने इस सीजन में 5 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 5 विकेट्स लिए एट एन इकोनॉमी ऑफ 8.5। ताइमल मिल्स एक पोटेंशियल डेथ बॉलर थे, लेकिन उनका इम्पैक्ट आईपीएल में 0 रहा। इंजरीज और फॉर्म के इश्यूज ने आरसीबी के 12 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को वेस्ट बना दिया। 2017 का सीजन आरसीबी का सबसे बुरा सीजन था। विराट कोहली और एबी इंजरीज के चक्कर में कंसिस्टेंट नहीं थे। टीम पूरी टूर्नामेंट में स्ट्रगल करती रही और 7th पोजीशन पर फिनिश करी। 2014 से 2017 के बीच एक पैटर्न क्लियर था। आरसीबी का रिलायंस सिर्फ 3 प्लेयर्स पर था, गेल, कोहली और एबी। अगर ये 3 नहीं चलते तो टीम की बैटिंग कोलैप्स हो जाती थी। बॉलिंग का स्टेटस और भी डिसअपॉइंटिंग था। टीम कंसिस्टेंटली डेथ बॉलिंग के लिए स्ट्रगल करती रही और उनका इकोनॉमी रेट आईपीएल के वर्स्ट टीम्स में से एक था। 2018 मेगा ऑक्शन के टाइम पे एक शॉकिंग डिसीजन लिया गया। आरसीबी ने केएल राहुल और क्रिस गेल जैसे मैच विनर्स को रिटेन नहीं किया। उनकी जगह उन्होंने सरफराज खान को 1.7 करोड़ में रिटेन कर दिया। अब यह समझना जरूरी है कि केएल राहुल और क्रिस गेल आरसीबी के लिए कितने इम्पैक्टफुल प्लेयर्स थे। राहुल ने 2016 के सीजन में 397 रन्स बनाए थे और एक सॉलिड इंडियन प्लेयर होने का प्रूफ दिया था। गेल तो ऑलरेडी एक लेजेंड थे। इस डिसीजन का इम्पैक्ट तब और क्लियर हुआ जब गेल और राहुल ने किंग्स 11 पंजाब के लिए रन्स की बरसात की और सरफराज खान सिर्फ 51 रन्स बनाकर फ्लॉप हो गए। केएल राहुल ने किंग्स 11 पंजाब के लिए 659 रन्स किए और क्रिस गेल ने 368 रन्स करे। आरसीबी का 2018 का सीजन इनकंसिस्टेंट था। टीम का बैलेंस मिसिंग था और बॉलिंग डिपार्टमेंट एक बार फिर स्ट्रगल करता दिखा। 2019 में एक और सरप्राइजिंग डिसीजन आया। क्विंटन डिकॉक जो 2018 में आरसीबी के लिए खेले थे, उनको मुंबई इंडियंस के पास ट्रेड कर दिया गया और वो मुंबई के लिए एक गेम चेंजर बन गए। क्यूडीके ने मुंबई के लिए 2019 में 529 रन्स करे। आरसीबी का 2019 का सीजन फिर से डिसजॉइंटेड लगा। बॉलिंग अटैक में सिराज और यूजी के साथ डेल स्टेन और नवदीप सैनी आए, लेकिन वो कंसिस्टेंसी लेकर नहीं आए जो आईपीएल विनिंग टीम के लिए जरूरी होता है। 2020 में एक रिफ्रेशिंग चेंज आया। क्रिस मॉरिस को 10 करोड़ में साइन किया गया एज ए प्रीमियम ऑलराउंडर। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल का बैटिंग पार्टनरशिप हाईलाइट था। पडिक्कल एक यंग इंडियन टैलेंट। उन्होंने अपने डेब्यू सीजन में 473 रन्स बनाए, पर एक बार फिर डेथ बॉलिंग और मिडल और कंसिस्टेंसी के इश्यूज ने आरसीबी
आरसीबी का सपना तोड़ा। 2021 में आरसीबी ने एक और बोल्ड डिसीजन लिया, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर काइल जेमिसन को 15 करोड़ में खरीदा। पर क्या वो पैसे वर्थ थे? जेमिसन ने 9 मैचेस में सिर्फ 9 विकेट्स लिए और ऑलमोस्ट 10 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी। आरसीबी का प्लेइंग 11 कैसे कैसे चेंजेस से गुजर रहा था। हर मैच में एक नया कॉम्बिनेशन होता था जो टीम की कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी को डिसरप्ट करती रही। मैक्सवेल और हर्षल पटेल जैसे प्लेयर्स इम्पैक्टफुल थे। 2022 की मेगा ऑक्शन के एक और शॉकिंग डिसीजन ने आरसीबी फैंस को हैरान कर दिया। टीम ने अपने स्टार स्पिनर यूजी चहल को रिटेन नहीं किया। आरसीबी ने मोहम्मद सिराज, ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली को रिटेन किया। बट शॉकिंग इज आरसीबी के पास ऑप्शन था कि वो डायरेक्टली यूजी चहल को 4th पोजीशन पर रिटेन कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऑक्शन में बाईबैक भी नहीं किया। चहल ने अपनी वैल्यू राजस्थान रॉयल्स के लिए पर्पल कैप जीत के दिखाई। यूजी चहल को चिन्नास्वामी का जादूगर माना जाता था। फैफ डु प्लेसिस के कैप्टनसी डेब्यू में आरसीबी ने प्लेऑफ्स तक का सफर तय किया, लेकिन ट्रॉफी उनसे दूर रही। फैफ और दिनेश कार्तिक की बैटिंग हाइलाइट्स थी, जबकि बॉलिंग अटैक का मेजर रोल हर्षल पटेल और वनिंदु हसरंगा ने निभाया। 2023 का सीजन एक और लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी। डिस्पाइट कोहली एंड फैफ ब्रिलियंस, मिडल ऑर्डर और बॉलिंग यूनिट कंसिस्टेंसी दिखाने में फेल रहा। डेथ ओवर्स बॉलिंग फिर से एक ग्लेयरिंग इशू थी। बॉलिंग यूनिट में डेप्थ की कमी थी। 2024 के सीजन में प्लेइंग 11 का कांस्टेंट रीशफल एक प्रॉब्लम रहा, बट दे मैनेज टू क्वालिफाई फॉर आईपीएल 2024 प्लेऑफ्स बाय बीटिंग सीएसके। एक सक्सेसफुल आईपीएल टीम के लिए सिर्फ प्लेयर्स नहीं, मैनेजमेंट और लीडरशिप का भी इक्वली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आरसीबी के लिए ये एक एरिया रहा है जहां उन्होंने हर बार स्ट्रगल किया है। कैप्टेंसी और कोचिंग स्टाफ के फ्रीक्वेंट चेंजेस और कोचिंग डिसीजन का इम्पैक्ट उनकी फील्ड परफॉर्मेंस पर साफ दिखाई दिया। एक और इंटरेस्टिंग बात, आशीष नेहरा जो कभी आरसीबी के बॉलिंग कोच थे, गुजरात टाइटंस के साथ एक विनिंग लेगेसी क्रिएट कर गए। 2008 में जब आरसीबी ने आईपीएल शुरू किया तो राहुल द्रविड़ जैसे शांत और मैच्योर कैप्टन उनको लीड करते रहे, लेकिन उनका सीजन डिजास्टर साबित हो और उन्हें अगले ही साल रिप्लेस कर दिया गया केविन पीटरसन और अनिल कुंबले के साथ। एक पैटर्न यहाँ सेट होता है, कैप्टेंसी का प्रेशर एक प्लेयर को स्टेबलाइज करने के बजाय और ज्यादा कंफ्यूज करता है। केविन पीटरसन का टेन्योर शॉर्ट रहा। इनके बाद आता है डैनियल विटोरी का एरा, फिर आता है विराट कोहली का एरा जो आरसीबी के लिए सबसे प्रॉमिसिंग था। लेकिन 2013 से लेकर 2021 तक कोहली का एग्रेशन और पैशन भी टीम को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे सका। एक और फैसिनेटिंग चीज है आरसीबी का कोचिंग स्टाफ। 2018 में उन्होंने आशीष नेहरा को बॉलिंग कोच बनाया। नेहरा जी का एक्सपीरियंस और समझ बहुत वैल्यूएबल थी, लेकिन मैनेजमेंट उनको लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं दे सका। वही आशीष नेहरा गुजरात टाइटंस के साथ जाके आईपीएल 2022 की ट्रॉफी जीत गए। गुजरात टाइटंस की सक्सेस का एक बड़ा क्रेडिट नेहरा जी की स्ट्रेटेजी और रिलैक्स्ड कोचिंग स्टाइल को जाता है। 2019 में माइक हैसन को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया गया और साइमन को हेड कोच। ये कॉम्बिनेशन प्रॉमिसिंग था, लेकिन टीम का इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फिर भी बरकरार रहा। एक सक्सेसफुल आईपीएल फ्रेंचाइज के पीछे सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ही नहीं होते, बल्कि एक विजनरी कोच का होना भी जरूरी होता है। लेकिन अगर आरसीबी की कोचिंग जर्नी देखे, एक एक करके अलग अलग फेसेस आए, नए नए आइडियाज आए, लेकिन ट्रॉफी की चाहत अब तक अधूरी है। चलिए एक नजर डालते हैं आरसीबी की कोचिंग टाइमलाइन पर। 2009 में साउथ अफ्रीकन कोच रे जेनिंग्स को आरसीबी का कमांड दिया गया। जेनिंग्स का कोचिंग स्टाइल अटैकिंग और फेयरलेस था, जो आरसीबी की बैटिंग हेवी स्ट्रेटेजी के साथ परफेक्टली मैच होता था। उन्होंने आरसीबी को एक अंडर परफॉर्मिंग टीम से एक प्लेऑफ्स रेगुलर टीम बनाया। 2009 में आरसीबी ने अपने सेकेंड सीजन में फाइनल तक का सफर तय किया। 2010 और 2011 में कंसिस्टेंटली प्लेऑफ्स तक पहुंची, लेकिन जेनिंग्स के टेन्योर में एक और मिसिंग पीस था। फाइनल्स तक पहुंचने के बावजूद ट्रॉफी उनसे दूर रही। रे जेनिंग्स के बाद कैप्टेंसी के लेजेंड डैनियल विटोरी को हेड कोच बनाया गया। विटोरी का काम और कैलकुलेटेड अप्रोच फैंस के लिए एक रे ऑफ होप था। विटोरी का फोकस बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस और टीम बैलेंस पर था, लेकिन वो स्टार हेवी टीम के साथ रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाए। 2018 में आरसीबी ने साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप विनिंग कोच गैरी क्रिस्टन को लाया, जो एक मेंटर और स्ट्रेटेजिस्ट दोनों रोल्स निभा सकते थे। फैंस एक्साइटेड थे कि एक प्रूवन कोच आरसीबी का फॉर्चून बदल देंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। 2018 और 2019 दोनों सीजन्स में आरसीबी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। टीम का बॉलिंग डिपार्टमेंट कंसिस्टेंटली फेल होता रहा। गैरी के टेन्योर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, टीम को एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर का सपोर्ट नहीं मिल पाया और उनकी स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के आगे नहीं बढ़ पाई। 2019 में आरसीबी ने माइक हैसन को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया। हैसन अपने डीप एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने टीम के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का काम शुरू किया। टीम ने 2020 में प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन एलिमिनेटर में हार गए। हैसन का फोकस डेथ बॉलिंग और मिडिल ऑर्डर डेप्थ इंप्रूव करना था, जो 2021 में थोड़ा दिखाई दिया, लेकिन हैसन का एनालिटिकल जीनियस भी उन्हें ट्रॉफी के करीब नहीं ले जा सका।
2022 में संजय बांगर एक एक्सपीरियंस्ड इंडियन कोच, उनको आरसीबी का हेड कोच बनाया गया। बांगर का फोकस एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर बिल्ड करने पर था, जो आरसीबी के पिछले फेलियर्स का एक मेन इशू था। माइक हैसन और संजय बांगर जैसे रिपीटेड नेम्स के आने के बावजूद मैनेजमेंट की कंसिस्टेंसी और प्लानिंग की कमी ने टीम का प्रोग्रेस ब्लॉक किया। करंटली आरसीबी के कोच एंडी फ्लावर है, एक ऐसा नाम जो क्रिकेट के दुनिया में अपने स्ट्रेटेजिक जीनियस के लिए जाना जाता है। जिम्बाब्वे के एक बेस्ट बैट्समैन से लेकर एक विजनरी कोच तक का सफर उनका अनमैच्ड रहा है। मुल्तान सुल्तान्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट में अपनी स्ट्रेटेजीज को प्रूव किया है। एक सक्सेसफुल आईपीएल टीम का ब्लूप्रिंट क्लियर है, स्टेबल लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर और एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट। जब हम सक्सेसफुल फ्रेंचाइज जैसे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को देखते हैं तो एक चीज समझ में आती है, क्लैरिटी ऑफ रोल्स। दोनों टीम्स का एक कोर स्ट्रक्चर होता है जिसमें उनके कोचेस, सपोर्ट स्टाफ और कैप्टन एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। आरसीबी का मैनेजमेंट इसके बिल्कुल अपोजिट है। हर 2-3 साल में नए कोचेस और सपोर्ट स्टाफ आते हैं जो टीम की कंटिन्यूटी और मोमेंटम को ब्रेक करते हैं। डेथ ओवर्स क्रिकेट का वो स्टेज है जहाँ 90% ऑफ मैच डिसाइड होते हैं। कुछ टीम्स के लिए ये ओवर्स उनकी स्ट्रेंथ होते हैं, लेकिन आरसीबी के लिए ये एक नाइटमेयर से कम नहीं है। हर साल, हर सीजन जब भी बात डेथ ओवर्स की आई है, उनकी टीम का सबसे बड़ा वीकनेस एक्सपोज हुआ है। शुरुआत करते हैं आरसीबी के अर्ली ईयर्स की। उन्होंने जहीर खान जैसे बॉलर्स पर ट्रस्ट किया, जो अनडाउटेबली इंडिया के बेस्ट पेसर्स में से एक है। लेकिन डेथ ओवर्स का प्रेशर एक अलग चैलेंज था। जहीर का एक्सपीरियंस तब भी उन्हें वो ब्रेक थ्रूज नहीं दे पाया जो उन्हें चाहिए थे। 2013 से 2016 तक आरसीबी ने अपनी डेथ बॉलिंग को इम्प्रूव करने के लिए बड़े बड़े नाम लाने की कोशिश की। मिचेल स्टार्क और शेन वॉटसन जैसे इंटरनेशनल सुपरस्टार्स टीम में आए। हर बार आरसीबी ने एक डेथ बॉलर पर गैम्बल किया। वो या तो अपना बेस्ट नहीं दे पाते थे या फिर वो इंजर्ड हो जाते थे। अब दूसरी सक्सेसफुल टीम से आरसीबी का कंपैरिजन करते हैं। मुंबई इंडियंस के पास जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा जैसे कंसिस्टेंट डेथ बॉलर्स हैं जो हाई प्रेशर सिचुएशन में मैच विनिंग स्पेल्स डालते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के पास डंक बॉलिंजर, ड्वेन ब्रावो, मोहित शर्मा और अब मतीशा पतिराना जैसे हमेशा रिलायबल डेथ बॉलिंग ऑप्शन रहे हैं। आरसीबी के फैंस क्रिकेट दुनिया के सबसे पैशनेट और लॉयल सपोर्टर्स में से एक है। चाहे टीम टेबल पर टॉप करे या बॉटम पे, फैंस का प्यार और सपोर्ट कभी कम नहीं होता। 2025 आईपीएल के वक्त सबसे शॉकिंग डिसीजन जो आरसीबी ने लिया वो था उन्होंने अपने स्टार प्लेयर्स मोहम्मद सिराज और विल जैक्स को रिलीज करना। मोहम्मद सिराज जो 2023 और 2024 के बेस्ट इंडियन पेसर्स में से एक है और विल जैक्स जो मिडिल ऑर्डर के एक एक्सक्लूसिव प्लेयर के रूप में डेवलप हो रहे हैं, उन्हें भी रिटेन नहीं किया गया। फैंस का सवाल था, जब सिराज ने आरसीबी की बॉलिंग का भार उठाया था और विल जैक्स एक मिडिल ऑर्डर के रिलायबल हिटर बन सकते थे, तो उन्हें रिलीज क्यों किया? आरसीबी का एक और शॉकिंग मूव था केएल राहुल और यूजी चहल जैसे मार्क्यू प्लेयर्स के लिए एग्रेसिव बिडिंग ना करना। केएल राहुल एक एक्सपीरियंस्ड इंडियन ओपनर और चहल जो आईपीएल के ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर्स में से एक है। उनके लिए आरसीबी का कोल्ड रिस्पॉन्स समझना मुश्किल था। फैंस के लिए यह समझना मुश्किल है कि केएल राहुल जैसे ओपनर और कैप्टेंसी ऑप्शन को बाय क्यों नहीं किया गया और यूजी चहल जो उनकी मिडिल और बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करते उन्हें क्यों इग्नोर किया गया। अगर आपको आरसीबी के 2025 स्क्वाड के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। 18 साल हो गए आईपीएल शुरू है और हर सीजन आरसीबी फैंस के लिए एक नए सपने के साथ शुरू होता है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि फ्रेंचाइज अपने पास्ट मिस्टेक से कुछ सीखे और अपनी स्ट्रेटेजी में वो चेंजेस करे जो उन्हें फाइनली एक चैंपियन टीम बनाए। अगर आपको ये जानना है कि आरसीबी के कैसे सबसे ज्यादा लॉयल फैंस है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर मेरे ऑल टाइम बेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।